नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वो शाम 4 बजे अपने आवास पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत अवलोकन करेंगे। अधिकारी उन्हें योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्धियों और आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी देंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी योजनाएं समयबद्ध और गुणवत्ता के अनुसार सही ढंग से लागू हो रही हैं। इसके अलावा इसमें सुधार और नए दिशा निर्देश तय करने पर भी चर्चा होगी, ताकि जनता तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंच सके। ये बैठक प्रशासनिक दक्षता और योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों संग ये समीक्षा बैठक करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। योजनाओं की प्रगति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है और किस तरीके से इन योजनाओं को संचालित करना है, इसका क्रियान्वयन किस तरीके से करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ ये बातचीत करेंगे। तो सुधार और दिशा निर्देश भी यहाँ पर तय किए जाएंगे। वहीं ललितपुर में 13 मार्च को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा होने वाला है। वो जिले में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिससे प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डिप्टी सीएम का पहला कार्यक्रम मेहरौनी के कारीटोरन में दिगंबर जैन पंच कल्याणक में होगा, जहां वो धार्मिक आयोजन में भाग लेकर शुभकामनाएं देंगे। इसके बाद ललितपुर में गिन्नौर बाग में आयोजित सरस महोत्सव में वो उपस्थित होंगे और वहां के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर आगामी योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। जिले में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्यक्रमों की सुचारू रूप से व्यवस्था, सड़क मार्गों की निगरानी और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये दौरा जिले में प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पर जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो उसके क्रम में यही जो कार्यक्रम होना है तो उसी की पार्किंग व्यवस्था और मंच वगैरह के इंतजाम और सभी व्यवस्थाएँ संपूर्ण रूप से कार्य चल रही है। यहाँ पर जो है अभी वहीं आजमगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले भी छोटे और साधारण लोगों के सहयोग से ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। उनका कहना था कि आम जनता और छोटे कार्यकर्ताओं की भूमिका राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण होती है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि एक छोटा बिच्छू जब डंक मारता है तो उसका दर्द भी उतना ही तेज होता है। इसी उदाहरण के जरिए उन्होंने संकेत दिया कि छोटे समझे जाने वाले लोग भी समय आने पर बड़ा असर दिखा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता विकास को सबसे ज़्यादा महत्व देती है और वही सरकार बनेगी जो जनता के लिए काम करेगी और विकास को प्राथमिकता देगी। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में किसी भी वर्ग या व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति और हर वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा के रूप में देखा जा रहा है। के क्षेत्र की जनता की चाहत थी कि ये सड़क बने, सिकंदरपुर नरियाव मार्ग जो लंबे समय से जर्जर था वो बने। लोगों के डिमांड पर, लोगों की चाहत पर ये बात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखी गई और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये सिकंदरपुर नरियाव ही नहीं, कल आपने देखा होगा कि ऐरौला कप्तानगंज मार्ग का भी कल भूमि पूजन हुआ, कल काम शुरू हुआ वहां भी। तो दोनों सड़कों की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी और काम चालू हो गया। कल शिवपाल यादव आए थे आजमगढ़। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर बहुत छोटे स्तर लोग और विपक्ष पे कई बात करना चाहते, नहीं बात करना चाहते। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ बोलने को बचा ही नहीं है तो क्या बोलेंगे। 22 तारीख के कार्यक्रम को आप लोगों ने भी देखा होगा। जिस आजमगढ़ में लोग कहते हैं यहाँ और जातियां नहीं रहती हैं, तो आई कहाँ से? अभी तो 22 को जो कार्यक्रम था वो झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। हम आपको दिखाएंगे। वही माननीय शिवपाल यादव जी ने ही कहा था जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी,
तब वही समाजवादी पार्टी को कहते थे कि समाजवादी पार्टी अब चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी जो है शराब माफियाओं की पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी अब यहाँ गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं चलेगी, ये माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा था। वहीं मथुरा में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है जिसने इलाके में सनसनी मचा दी है। जांच में पता चला है कि ये फ्रॉड बैंक के अंदर से ही चल रहा था और इसमें बैंक के कुछ कर्मचारियों की भी भूमिका थी। पुलिस ने साइबर क्राइम थाने की टीम की मदद से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक शाखा में कार्यरत संविदा कर्मचारी समेत 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया और ठगी के पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बैंक में डेस्क पर चाय पानी देने वाला संविदा कर्मचारी ही मास्टरमाइंड निकला। उसने बैंक के बंद पड़े जनधन खातों का फायदा उठाकर अपने साथियों के लिए उन्हें ठगी का साधन बना दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने इन खातों में दर्ज मोबाइल नंबर बदलकर नए एटीएम कार्ड जारी किए और खातों का पूरा एक्सेस अपने गिरोह के सदस्यों को सौंप दिया। इसके बाद देश भर में होने वाले साइबर फ्रॉड का पैसा सीधे इन खातों में मंगाया जाता और गिरोह के सदस्य एटीएम के माध्यम से पैसे निकाल लेते थे। जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह खातों की उपलब्धता के बदले लगभग 25,000 रुपये तक कमीशन लेता था। इस तरह दर्जनों खातों का इस्तेमाल कर लाखों रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, QR कोड और चेक बुक बरामद की है। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि यह गिरोह सिर्फ मथुरा तक सीमित नहीं था बल्कि इसके तार भरतपुर और जयपुर तक जुड़े हुए थे। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क में जुड़े अन्य सदस्यों और ठगी की कुल रकम का पता लगाने में जुटे हुए हैं। ये मामला साइबर अपराध की गंभीरता और बैंक खातों के दुरुपयोग की चौंकाने वाली कहानी सामने लाता है। हमारी जो जनपद मथुरा की साइबर थाने टीम है उसके अधीक्षक श्री जफर मजीद और उनकी टीम ने आज एक बहुत ही अच्छा गुड वर्क किया है और हमारे यहाँ एक मुकदमा लिखा गया था कोतवाली में 2025 में। उसमें खातों से लगभग 1 करोड़ के आसपास की साइबर फ्रॉड किया गया था। उसमें विवेचना करते हुए जो हमारी टीम है, टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन 5 जो गिरफ्तार लोग हैं उनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन है, सिम कार्ड है, पासबुक है, 7-8 एटीएम कार्ड है। इस तरह से बरामदगी की गई है और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसमें एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का संविदा कर्मी है जो वहाँ पर संविदा पर कार्य करता था और वो खातों में जो जनधन के खाते, पुराने खाते पड़े हुए थे, उनमें मोबाइल नंबर चेंज करके फिर उस पर नया एटीएम कार्ड बना करके इस तरह का फ्रॉड करना था। हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और SSP महोदय ने उनको 25,000 रुपये का इनाम दिया। इससे पहले भी कुछ का कांड किए ना पकड़े। अभी जो पूछताछ है, विवेचना है, वो चल रही है। इसमें और भी लोग हैं जो संलिप्त हो सकते हैं, उनके बारे में विवेचना चल रही है। उनको भी शीघ्र जो है कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? अभी तक 5 लोग गिरफ्तार। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हरदोई जिले के माधवगंज क्षेत्र में पहुंचे और वहां गौ रक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध की आवश्यकता है। उनके अनुसार गौ माता को राष्ट्रमाता का संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धर्म यात्रा 11 मार्च को लखनऊ पहुंचकर पूर्ण होगी, जहां बड़े स्तर पर गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध की घोषणा की जाएगी। शंकराचार्य ने जनता से अपील की कि वो अपने वोट उन नेताओं को दे जो गौ माता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का वचन देते हैं और इस दिशा में सक्रिय प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो किसी राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, लेकिन गौ रक्षा को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज के मामले पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो उन्हें जल्द ही अदालत में पेश करना चाहिए और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने उस मौलाना की तरफ से मुख्यमंत्री की माता के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी को गंभीर बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की माता भी उनकी माता के समान है और ऐसे अपशब्द बोलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस अवसर पर शंकराचार्य ने समाज को एकजुट होकर गौ माता की रक्षा करने और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया। उनका ये दौरा धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। लेकिन वो हुए हैं, मठ भी संभाल रहे हैं और मुख्यमंत्री पद भी संभाल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन रहता है तो वो अहिंसक हो जाता है। उसको संकल्प लेना पड़ता है कि अब कोई मुझसे मत करो, मैं अहिंसक हो गया। दया करुणा की उससे अपेक्षा की जाती है। क्या कोई गेरुआ कपड़ा पहन करके
16 करोड़ से ज्यादा पशुओं की हत्या करके उनका मांस बेच सकता है? आदित्यनाथ योगी ने 9 सालों में सरकारी आंकड़े के अनुसार बता रहे हैं, सरकार का जो आंकड़ा है 16 करोड़ से ज्यादा पशु अभी तक मार करके उत्तर प्रदेश के द्वारा बेचे जा चुके हैं। हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू डॉलर को प्राप्त हुआ है। क्या एक सन्यासी ये कर सकता है? और फिर भी आप इसको सन्यासी मानने के लिए तैयार हो? अगर ये मान लिया गया तो आगे चल करके कोई भी लड़का सन्यासी भी बन जाएगा और नौकरी धंधा भी करेगा और इस तरह के धंधे भी करने लग जाएगा। क्या ये हिंदू धर्म के लिए सही होगा? नहीं। इसलिए हिंदुओं, जो धर्म का मर्म है उसको पहचानो। धर्म के नाम पर ढोंग हो रहा है और धर्म के नाम पर ढोंग को अगर तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारी पूरी की पूरी कौम, तुम्हारा पूरा का पूरा समाज ढोंगी माना जाएगा और तुम्हारी जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो धर्म के कारण तुम्हारी प्रतिष्ठा है, समाप्त हो जाएगी। इसलिए धर्म के मर्म को पहचानो और ढोंगियों को धक्का। वहीं कानपुर के रावतपुर क्षेत्र में स्थित केशवपुरम के प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर में महंत प्रशांत गिरी और गोलू पंडित के साथ एक हिंसक घटना हुई। सोशल मीडिया पर उनका नॉनवेज खाते हुए फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। इस वायरल सामग्री ने स्थानीय लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया। बताया जा रहा है कि देर रात महंत जब मंदिर परिसर में नजर आए तो गुस्साई भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर मारपीट की। घटना के समय वहां मौजूद लोगों ने पूरी मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिससे मामला और अधिक लोगों तक फैल गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह महंत को भीड़ से बचाकर रावतपुर थाने ले गई। मारपीट में महंत के शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस वायरल वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करेगी। यह घटना सामाजिक और धार्मिक संवेदनाओं के दृष्टिकोण से काफी गंभीर मानी जा रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ाने तथा शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क भी हो गया है। वहीं अयोध्या में संत समाज ने एक विशेष यात्रा आयोजित की, जिसे विश्व मानवता यात्रा का नाम दिया गया। ये यात्रा ईरान के सर्वोच्च नेता के समर्थन में देश के कुछ हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों के विरोध में निकाली गई। तपस्वियों की छावनी से शुरू होकर राम मंदिर गेट तक चली इस यात्रा का नेतृत्व जगत गुरु परमहंसाचार्य ने किया। इसमें बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार व्यक्त किए। यात्रा के दौरान संतों ने विश्व शांति, मानवता और सामाजिक सद्भाव की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा या कट्टरपंथी विचारधारा को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय नेतृत्व के महत्व पर भी प्रकाश डाला और बताया कि मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व के बिना देश और समाज की स्थिरता बनाए रखना कठिन है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर राजनीतिक और वैश्विक नेताओं की जोड़ी को गुनगुनाते हुए इस संदेश को जनता तक पहुंचाया। संत समाज ने स्पष्ट किया कि भारत में शांति, सद्भाव और सहिष्णुता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सामाजिक और धार्मिक असमानताओं को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि का समर्थन न करें और देश को एकजुट रखने में योगदान दें। इस यात्रा ने न केवल धार्मिक समुदाय को जोड़ने का काम किया, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने का भी प्रयास किया। के समर्थन में, विश्व शांति के लिए, पूरे विश्व में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, पूरे विश्व में राम राज की स्थापना के लिए और पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति राम जी के आदर्शों का पालन करें, सब स्वयं में अनुशासित रहें। इसके लिए रामनगरी राम घाट पर स्थित श्री तपस्वी जी की छावनी, जो संतों की सबसे पुरानी छावनी है, वहां से हम लोगों ने विश्व मानवता यात्रा निकाला और जो राम मंदिर पर आके पूरा हुई है। साथ ही साथ हम लोगों ने भगवान श्री राम से प्रार्थना किया है कि भारत में जो करोड़ों मुस्लिम और करोड़ों मुस्लिम महिलाएं खामेनेई के लिए छाती पीट रहे हैं, वो खामेनेई जो 9 साल की बच्ची से शादी करने का कानून बनाया था कि 9 साल की बच्ची से 80 साल का मौलाना शादी कर सकता है, कोई भी मुल्ला मौलवी, वो खामेनेई जो ईरान में कानून बनाया था कि बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता है, वो खामेनेई जो 7 लाख से ज्यादा निर्दोष मुस्लिम महिलाओं की हत्या कराया, ऐसे खामेनेई के लिए जो यहाँ छाती पीट रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इजराइल को भगवान और ज्यादा ताकत दे कि इजराइल और जो है आतंकवाद को खत्म करता रहे। इसलिए आज यह विश्व मानवता यात्रा तपस्वी छावनी से चल के राम मंदिर पर पूरा हुई है। वहीं मैनपुरी के कुर्रा थाना परिसर में गंभीर और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें 21 वर्षीय युवती को कुछ लोगों ने जबरदस्ती खींचकर कार में बैठा लिया। घटना के दौरान युवती बार बार चीखती रही और कहती रही कि वो इन्हें नहीं जानती और ये उसे मार सकते हैं। ये पूरी घटना थाने के अंदर हुई, जहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस की ओर से किसी भी तरह की तत्काल कार्रवाई नहीं हुई।
इससे थाने की कार्यप्रणाली और पुलिस की तत्परता पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आसपास के लोग और वहां मौजूद अन्य लोग भी इस भयावह दृश्य को देख सकते थे, लेकिन किसी ने घटना को रोकने का प्रयास नहीं किया। जानकारी के अनुसार युवती को एक युवक राजस्थान के भीलवाड़ा से लाकर थाने परिसर तक लाया था। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो थाने के अंदर लगे कैमरों में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती की हिम्मत और चीखें साफ दिखाई दे रही हैं, जबकि पुलिस की निष्क्रियता ने लोगों में गहरी नाराजगी और चिंता पैदा कर दी है। ये मामला न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर है, बल्कि पुलिस और कानून व्यवस्था की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करता है। स्थानीय प्रशासन और राज्य पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटनाओं की तुरंत जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वहीं अमेठी में पुलिस की अति संवेदनशीलता और प्रशासनिक लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। नौगिरवा गांव का ये मामला कई लोगों को हैरान कर रहा है। जानकारी के अनुसार 82 साल की बुजुर्ग महिला जो सालों से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे आरोपी बना दिया। इस घटना की शुरुआत महिला की पोती से हुई थी, जो बीएलओ के कार्य के दौरान गांव के कुछ लोगों द्वारा नाम में श्री लगाने को लेकर विवाद का शिकार हुई थी। बताया गया कि विवाद के बाद युवती को धमकियां दी गई और उसी रात बीएलओ के साथ मारपीट की गई, लेकिन पुलिस ने मामले को उल्टा कर बुजुर्ग महिला, उसकी पोती और बाहर रह रही बहन के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़िता लगातार न्याय की गुहार लगाती रही और अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता का आरोप है कि मामले को सही करने और नाम निकालने के लिए विवेचक उनसे 25,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इस पूरी घटना ने स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता और कानून के प्रति जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों और पीड़ित परिवार के लिए यह स्थिति बेहद डरावनी और असहनीय बन गई है, क्योंकि बुजुर्ग महिला की उम्र और हालातों को देखते हुए ऐसे कदमों को समझ पाना बेहद कठिन है। तो बीएलओ कार्य के दौरान नाम को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ था। पीड़िता ने विवेचक पर 25,000 मांगने का भी आरोप लगाया है। तो 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बीएलओ कार्य के दौरान नाम को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर यह मामला दर्ज कर दिया गया है। लखनऊ के रहीमाबाद क्षेत्र के मनकोटी गांव में रहने वाले मोहम्मद इखलाक का मछली पालन का व्यवसाय अचानक संकट में पड़ गया। उन्होंने पट्टे पर तालाब लेकर मछलियों का पालन किया था, लेकिन कुछ महीनों पहले वहां पाली गई करीब 20,000 मछलियां अचानक मर गई। मोहम्मद इखलाक का कहना है कि मछलियों की मौत का मुख्य कारण तालाब में लगी बीमारी के साथ साथ स्थानीय प्रधान की गंदगी भरी राजनीति भी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक मदद की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। इस घटना ने न केवल उनके रोजगार को प्रभावित किया है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी काफी बड़ा हुआ है। अब ग्रामीण और मछली पालन से जुड़े लोग इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। मछली पालन जैसे छोटे व्यवसायों की सुरक्षा और उनके लिए उचित सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता इस घटना से स्पष्ट हो गई है। ये मामला स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की परीक्षा भी बन गया है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के जो रहीमाबाद थाना क्षेत्र आता है, वहाँ पे एक गांव है, जो गांव का नाम है मनकोटी। मनकोटी के जो गांव के एक निवासी हैं, वो मछली पालन का कार्य करते हैं। उनकी जो मछलियां हैं वह तालाब में, मेरे पीछे देख सकते हैं, उसमें काफी संख्या में मछलियां मर चुकी हैं। तो आखिर जानते हैं क्या है वजह, आखिर क्यों इनकी मृत्यु हुई है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सर इखलाक है और मेरी मछलियां इस वजह से मर रही है। गांव में जो इस टाइम प्रधान मौजूदा हालत में है, वो गंदी राजनीति की वजह से हमें सरकारी टेबल से खेत भी सींचे जाते थे, और मेरा जब से तालाब का पट्टा हुआ तो इसमें पानी भी चलता था। अब उसकी वजह से जो है इसमें पानी भी बंद कर दिया गया है, तो मेरी मछली इस वजह से भी मरी है। कुछ बीमारी भी लगी थी, अगर वो पानी नया आ जाता था तो मछली जो है मतलब सेफ रहती थी। अब इस टाइम जो वही दिक्कत है, सारी मछलियां लगभग जो है मर चुकी है, करीब 20-30 क्विंटल मर चुकी है। तो कितनी क्वांटिटी में कहा जाए कि ये मछलियां इसमें मरी होंगी? अरे ये मान लीजिए करीब 20 हजार। तो ये कब से आप मतलब इनको दाना पानी कर रहे थे, कब से आप पालन आपका चल रहा था? हमारा पालन चल रहा है 3 साल से। 3 साल से पालन चल रहा है, और ये अगले साल निकली थी, ये आपकी फिर बच्चा डाला था, ये 5-6 महीने का हो गया था। तो क्या लागत आपकी आई थी अब तक? मतलब क्या मान लीजिए कम से कम आई होगी लागत 3 से 4 लाख तक आई होगी। तो ये जो मछली बनने का सिलसिला है, ये कब से शुरू हो चुका आपको? कब पता चला? 3 दिन से। तो कैसे मतलब आपको, मतलब सुबह उठे तो किस सुबह जब हम उठे तो हमको 2-4 मछली तड़पते हुए नजर आई, और जब दोपहर हुई धीरे धीरे वो बहुत एकदम से सारी मछलियां जो है ऊपर आ गई, एकदम मतलब ऊपर आने लगी, मरने लगी तड़प के। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसी साजिश है, रंजिश है, या ये रंजिश ही लग रही है हमें?
तो आपने इससे पहले कभी क्या मतलब इस तरीके से जो घटना कभी घटी है? घटना तो नहीं घटी है, पर पहला ऐसा जो है पहली बार हुआ है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से गांव में पूरी बदबू फैली हुई है, आसपास का जो क्षेत्र है वो इससे प्रभावित हो चुका है काफी ज्यादा, तो क्या प्रशासन के द्वारा भी आपने कुछ संपर्क साधने की कोशिश करी आपने? प्रशासन से तो नहीं की, पर जो मुझसे कोशिश हुई जा रही है मैं वो कर रहा हूँ, मछली दबवा रहा हूँ और जो पड़ी है वो भी निकलवा रहा हूँ। अभी कितनी मछलियां लगभग तालाब के अंदर होंगी? पड़ी हुई होंगी, मान लीजिए 2-3 क्विंटल पड़ी होंगी इस टाइम। तो ये मतलब सारी मर चुकी हैं या कुछ जीवित भी हैं? कुछ जीवित हैं, अभी मान लीजिए जो भी बची है थोड़ी बहुत बची है। तो ये मरी हुई मछली का क्या मतलब करने वाले, कुछ मतलब किसी को देने वाले हैं या कैसे गाड़ देंगे, क्या करना चाहते हैं? नहीं, इसको हम ज्यादातर गड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, गड़वा भी रहे हैं और जो मान लीजिए जो मेरी लागत, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सूखने से हो सकता है 4 पैसे मेरे आ जाएं, तो कुछ मछली मैंने टंगवा भी दी है। अब जो बची है, अब मान लीजिए जगह भी मेरे पास कम है तो मैं उसे गड़वा दूंगा। तो ये लखनऊ के मनकौटी गांव की समस्या है, जो मछलियां यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अच्छे खासे तादाद में मछली मर चुकी है। पूरे गांव में पूरा कहा जाए कि बदबू ही बदबू फैली हुई है। जो पीड़ित हैं उनका भी साफ कहना है कि किसी की साजिश के तहत ये कार्य किया गया है। अब देखना होगा ये कि इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो हमारे साथ बने रहिए। डेली 24 भारत के साथ रोहित कश्यप, लखनऊ। वहीं पीलीभीत जनपद में पुरानी रंजिश के चलते एक भयंकर मारपीट की घटना सामने आई, जिसमें एक परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना थाना जहानाबाद क्षेत्र के नवादा कंजा गांव में हुई। पीड़ित महिला इंद्रवती ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उनके गांव के ही कुछ लोग उनसे रंजिश रखने लगे थे। मामला तब शुरू हुआ जब गांव की एक लड़की गुजरात में किसी युवक के साथ भाग गई थी। उस समय इंद्रवती और उनके पति गुजरात में काम कर रहे थे और घर पर परिवार एक साथ रह रहा था। इसी कारण कुछ लोग उन्हें निशाना बनाने लगे। घटना की जानकारी के अनुसार 6 मार्च की सुबह 6 बजे गांव के ही रूपचंद, सूरज राजकुमार, खूबचंद, लीलाधर और ढोल कुंवर एकजुट होकर लाठी डंडे और बांका लेकर इंद्रवती के घर में घुस गए। उन्होंने गालियां दी और जान से मारने की धमकियां भी दी। जब उनकी लड़की कुमारी सुषमा ने विरोध किया तो सभी ने उस पर भी हमला कर दिया। इसके बाद घर में शोर मचाने पर पति सियाराम, बेटा आनंद और देवर श्यामाचरण की लड़की नेहा भागकर मदद करने पहुंचे, लेकिन उन्हें भी जमकर पीटा गया। इस हमले में परिवार के सभी सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महिला ने बताया कि उनकी बेटी का दांत तक टूट गया और अन्य सदस्य भी चोटिल हुए हैं। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस से मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूरी घटना इतनी हिंसक और संगठित तरीके से हुई कि पीड़ित परिवार अब भी भय और आघात से गुजर रहा है। 6 मार्च 2026 को थाना जहानाबाद पे सुबह के 10 बजे जरिए दूरभाष सूचना मिली कि जहानाबाद के गांव नवादा कंजा में एक पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार के लोगों ने दूसरे परिवार के लोगों पर, जो आवेदक हैं, उनके घर में घुसकर मारपीट की, जिसके कारण उस परिवार के 5 लोगों को चोट आई। और थाने पर सूचना मिलते ही थाने पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और इसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कठोर से कठोर कार्रवाई। मेरे गांव के लोग घर पर घुस के सुबह के टाइम सब लोगों ने हमें मारा है। बंगा लेके घुसे थे और वे लोगों ने दोनों तरफ की हमारे घर की किवाएं लगा दी। गाँव वाले, जब तक गाँव वालों को पता चला, वे लोग हमें बचाने आए। उससे पहले उन्होंने हमें मार उड़ कर गिरा दिया और उन्होंने एक हिसाब से हमें ठौर मार डाला था। तब तक कि गाँव के आए, गाँव वालों ने देखा हमें, उन्होंने बचाया। उसके किन लोगों को चोटें आई हैं? मेरे चोट आई है सिर पर, मेरी छोटी बहन के आई है, इसके दांत टूटा है, सिर पर चोट है, पापा की। अयोध्या में एक विवादित घटना ने समाज में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। बिहार के मौलाना सलीम की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की माता को लेकर कथित रूप से विवादित बयान दिए जाने के बाद हिंदू जनमानस में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस बयान को लेकर कई स्थानों पर लोग विरोध कर रहे हैं और इसे आस्था और धार्मिक भावनाओं का अपमान माना जा रहा है। अयोध्या के प्रमुख समाज सेवी सुरेश यादव ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि समाज में इस तरह के भड़काऊ और अमर्यादित बयान देने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक देश में किसी भी धर्म, आस्था या मातृत्व के सम्मान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सुरेश यादव ने यह भी बताया कि मां का स्थान हर व्यक्ति और समाज में सर्वोच्च होता है, चाहे वो जन्म देने वाली मां हो या गौ माता। भारतीय संस्कृति में मां का सम्मान सर्वोपरि माना गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयान समाज में वैमनस्य, तनाव और अस्थिरता फैलाने का काम करते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर
सहन नहीं किया जा सकता। सुरेश यादव ने स्पष्ट किया कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें देश के कानून और सामाजिक मर्यादाओं का सम्मान करना अनिवार्य है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो। इस मामले ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज अपनी आस्था और परंपराओं की सुरक्षा के लिए सजग है और किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। रामनगरी अयोध्या में प्रमुख समाज से भी हिंदुत्व का उभरता चेहरा आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं और वहां पे कई कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उसके बाद हम लोग उन्हीं के बीच बैठे हुए हैं। प्रमुख समाज सेवी सुरेश यादव जी, आपको बताते चले, नेताजी बिहार में एक मौलाना सलीम ने बयान किया, गौ माता पे टिप्पणी की है और योगी जी के माँ पे टिप्पणी की है। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे मौलानाओं पर कितनी कड़ी सजा होना चाहिए जो माँ के प्रति कर्तव्य भूल जाते हैं, कि इनको क्या कहना चाहिए? मैं अयोध्या जनपद का समाज सेवी हूँ। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बड़े पैमाने पर जो है जिस तरीके योगी जी की मां के ऊपर टिप्पणी किया है और गौ माता टिप्पणी किया है, इसको भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है। इसको यहाँ के हिंदुओं को लग करके इसको बाहर कर देना चाहिए, पाकिस्तान भगा देना चाहिए। ऐसे मुस्लिम को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। खाते हमारा होगाते पाकिस्तान का, इनको जल्द से जल्द खदेड़ने का काम समाज सेवी संस्था के लोग करेंगे। ऐसे अपराधियों को जो है कहीं ना कहीं नेताजी ये बताइए, जैसे ये गौ माता पे, सनातन धर्म पे जब होता है तब टिप्पणी करते हैं और इनको कोई औचित्य इनका बनता नहीं है। ये हमेशा उस पे वार करते रहते हैं, सनातन धर्म पे वार करते हैं। इनको ये नहीं सिखाया गया है कि माँ के प्रति क्या कर्तव्य होता है। क्या ये सीखे क्या है ये मौलाना जो 2 शब्द का बयान में पूरा आक्षेप करते हैं? इनको बताइए। हमारे भगवान राम, मैं भगवान राम की धरती से हूँ। भगवान राम भाईचारा मिसाल पेश करने का काम किए हैं। उनसे सीख लेकर के ऐसे मौलाना को जो है सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए। अगर अन्यथा रास्ते पर नहीं आओगे तो यहाँ आपको रहने भी नहीं दिया जाएगा। आप तो रामनगरी अयोध्या आए हुए हैं, यहाँ पे का नाम है भगवान राम ने माता के प्रति क्या कर्तव्य निभाए थे। इनको माँ के कर्तव्य, इनको अयोध्या बुलवाइए और इनको माँ के कर्तव्य सिखाए जाए। यहाँ पे पाठ क्या कहना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ अयोध्या आ जाए, इनको सही रास्ते पर हम लोग लाने का काम करेंगे। मैं चाहता हूँ वहां बिहार से अयोध्या आ जाए, इनको सही रास्ते पर हम लोग बताएंगे कैसे भगवान राम, कैसे माता के प्रति कैसे कार्यक्रम उन्होंने निभाए थे। इसी तरीके से इसी रास्ते पर आपको भी चलना चाहिए और नहीं चलोगे तो रहने का अधिकार नहीं है आपको। इसी तरह जो है कई मौलाना अलूजुलू बयान करते हैं, उनपे तुम आपको क्या चाहिए, सरकार से क्या अपील करते हैं, इनको कैसी सजा मिलनी चाहिए, उसके बारे में नेताजी बताइए। मैं देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं मांग करता हूं कि हिंदू राष्ट्र को घोषित करके इनको जो है मताधिकार से वंचित कर देना चाहिए। ऐसे मौलानों को अगर बोले तो इनको फांसी पर लटका देना चाहिए। ये देखें नेताजी का उबाल देख रहे हैं, ये हिंदुत्व का है। कहीं ना कहीं माँ के प्रति कोई भी टिप्पणी करेगा तो ऐसे ही उबलेगा। तो इनको सबक सीखना चाहिए कि माँ के प्रति या गौ माता के प्रति कभी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। डे 24 लाइव से आरपी सिंह, अयोध्या, रामनगरी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।